पिछला जितना भी पूरा है क्या वो तैयार कर लिया? क्यों भाई? जिन लोगों के पास नहीं है ना, मतलब जो लोग अभी बीच में से आ रहे, तो 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं। फर्स्ट पार्ट था तुम्हारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, वो जाके देख लो। सेकंड पार्ट है तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड वीडियो तुम्हारी आएगी वहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, ठीक है, और फैक्टर्स हैं उसके, प्रोडक्शन के, उत्पादन के कारक। तो 3 वीडियो में ये है। चौथे नंबर पे वीडियो आएगी आरबीआई, वो अभी प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी, अभी तुम्हें 3 ये मिलेंगी सिर्फ, ठीक है। तो आरबीआई से पहले आज की वीडियो डलेंगी बैंकिंग का इतिहास, ये डल जाएगी। फिर उसके बाद आरबीआई आता है, ये बनेगी 4, नंबर 5 और नंबर 6 पे बनेगा आरबीआई के वर्क, ठीक है, मौद्रिक नीति वगैरह वगैरह। नंबर 7 पे बनेगा तुम्हारा जो अब तुम पढ़ रहे थे, मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण। नंबर 8 बनेगा, ये वीडियो बता रहा हूं कैसे कैसे, जैसे तुमने अब तक पढ़ा है। इसके बाद तुमने पढ़ा होगा एलएएफ और बीआरआर, ठीक है, ये पढ़ रहा था ना, तो सेम एज इट इज आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, तो वो कर लेना उनको, बताओ, ठीक है। तो पिछला जो बिल्कुल जिनको शुरुआत से करना वो वहां से जाके देख लेना। अब देखो मैंने यहाँ पे 8 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, इसका मतलब मैंने 8 टॉपिक ये आपको करा लिए हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, स्वामित्व के आधार पे भी 3 तरीके आपने पढ़ने थे, एक साम्यवाद था और एक पूंजीवाद था और एक तीसरा क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 8 के 8 टॉपिक 1 मिनट में समझे। साम्यवाद था, उसके बाद पूंजीवाद, पूंजीवाद के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। इतनी बताओ, क्लियर किसी को? अब साम्यवाद का मेन मुख्य विचारक कौन था? कार्ल मार्क्स। कौन सी पुस्तक लिखी? दास कैपिटल। किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। अगला पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, इसका कौन है मुख्य विचारक? एडम स्मिथ। कौन सी पुस्तक लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन। इतनी बात याद रहेगी। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है? मनी ऑर्डरी प्रकार की है। तो देखो यहां भी ऐड कर लिया अपने का क्वेश्चन ना। चलो, समानता के प्रवर्तक कौन है? साम्यवाद। हिंसा कौन लोग चाहते हैं? तानाशाही के समर्थक कौन है? निजी संपत्ति को मान्यता किसमें नहीं है? सब तुम्हें पता है। लोकतंत्र के समर्थक कौन है? योग्यता के आधार पे कौन कौन होगा? पूंजीवाद। बताओ क्या दिक्कत थी अब तक? मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों को मिला लो। अच्छा, ये तो स्वामित्व के आधार पर थे, मालिकाना। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की व्यवस्था? 2, खुली और बंद, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो, क्या होगी? खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था के कितने भेद थे? 3, अल्प विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित। अल्प विकसित में अफ्रीका के कंट्री रख दो, या कहूं तो जो केवल कृषि पर आधारित हो वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? कृषि की सहायता से जब उद्योग लग जाएं तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? विकासशील। भारत में पहला दूसरे नंबर पे यही चल रहा। और उद्योगों की सहायता से और बड़े उद्योग, और या कहूं तो उद्योग प्लस सेवा हो जाए तब कौन सा देश होगा? विकसित देश होगा। लाइक आपका अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये कैसे देश है? विकसित देश है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो तीसरा दूसरा टाइप आपने पढ़ लिया। एक देखो, सुन लो दोबारा से ध्यान से, आप पढ़ क्या रहे हो टोटल। आप देखो पहला जो आपका चैप्टर था वो, उस चैप्टर का कुछ भी नाम नहीं है, सिर्फ इतना नाम है, इकोनॉमी, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आपने सबसे पहला पढ़ा था, देखो यार तीसरी बार पढ़ा रहा हूं ये तुम्हें, स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा तुमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। बताओ इतने में किसी को दिक्कत थी? अब इसमें भी तुमने क्या पढ़ा? स्वामित्व के आधार पर 3, क्या था पहला? दूसरा पूंजीवाद, और तीसरा मिश्रित। इतनी बात समझ में आ गई। और अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर भी कितने भेद थे? 2 भेद हैं। कौन कौन से? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। बंद के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? अल्प विकसित,
विकासशील है। अच्छा, अब यहां पे देखो दिमाग में कुछ ना, सॉरी, दोनों का मिश्रित, थर्ड टाइप बना लोगा, सही है। चलो अब यहां पे ना, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रहता तो इसको ऐसे करो ना, अल्प विकसित में अफ्रीकन कंट्रीज रख लिए, ठीक है, जो केवल, या तो ऐसे कर लो, देश के नाम के आधार पे याद करो, है ना। जैसे मैं लिख दो चाड़, एक कंट्री आपको याद होगा, घाना, नाइजर। विकासशील में आप भारत रख लो, ब्राजील रख दीजिएगा, बताओ कोई आफत। और विकसित में आपने रख देना है, सीधा सीधा है। या तो आप इस आधार पे याद करो, क्यों, दिमाग में कोई तो पॉइंट्स बनाना पड़ेगा ना जो एग्जाम में सॉल्व करो। या अब देखो यहां से दूसरा तरीका कैसे बताता हूं, तो दूसरे तरीके का याद करने का वे ये है, अल्प विकसित में प्रथम प्राथमिक क्षेत्र बनेगा, विकासशील में सेकंड, और इसमें थर्ड। अब बताओ, इससे तो दो चीज याद करके ले गए कि प्रथम क्षेत्र का मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र का विषय क्या है, और द्वितीय क्षेत्र का विषय क्या है, और तीसरे का उद्योग प्लस सेवा। बताओ किसी को आफत, यहां तो और दो चीजें बना के निकाल के लेके आप आ जाएंगे। क्यों भैया, एग्जाम में और अच्छी, क्यों, क्योंकि एक दो तीन क्षेत्र का आपको विषय याद हो गए। चतुर्थ और प्रथम आप पंचम आपने याद करना है कि ज्ञान से संबंधित चतुर्थ में, और कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं पंचम क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा वही है। बताओ अगला टॉपिक बनता क्या हमारा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यही तो था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र में क्या आएगा बोलो जल्दी, दूसरे में, तीसरे में, चतुर्थ में, और पंचम में। ध्यान से देखें अब दोबारा से, कृषि किस क्षेत्र का विषय है, मत्स्यन किसका होगा, वानिकी किसका है, वानिकी। खनन किस में आएगा, बताओ, इतनी किसी को आफत, कर चुके हैं ना पिछली वीडियो में हम, वैसे भी। द्वितीय में बताओ, उद्योग। निर्माण किस में आएगा, है, विनिर्माण किस में आएगा। चलो इतने हैं। बताओ सेवा क्षेत्र कौन से को बोलोगे, विशेष प्रकार का सेवा क्षेत्र किसे बोलोगे, ज्ञान से संबंधित सेवा क्षेत्र किसे बोलोगे, ज्ञान से संबंधित किसे कहोगे, और विशेष सेवा क्षेत्र। तो मुझे बताओ वैज्ञानिक किस क्षेत्र में आएंगे, वैज्ञानिक किस में आएंगे, और सीईओ किस में आएंगे, सीईओ किस में आएंगे। ठीक, इतनी बात ध्यान रखोगे। ज्ञान से संबंधित में कौन होगा, म्यूचुअल फंड किस में आ जाएगा, म्यूचुअल फंड प्रबंधक किस में होगा, टैक्स कलेक्टर किस में होगा, चौथे में हो जाएगा। सेवा से संबंधित, चिकित्सा किस में आएगी, संचार किस में होगा, बैंकिंग। तो बैंकिंग तो तुम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो या पढ़ रहे हो अभी हाल फिलहाल में, किस क्षेत्र का विषय, इतनी बात समझ में आ गई। तो टाइप्स, अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ लिए, है ना। इससे बाद में क्या पढ़ा आपने, फैक्टर्स पढ़े हैं, कारक हैं, वो नहीं बता रहा, वो देख चुके हैं, अपना दोबारा से देख लेना। यहां पे अब हमने पढ़ा था बैंकिंग। बोलो बैंकिंग के इतिहास में 1806, या पूरी बिल्कुल अगर शुरू से लाइन लूंगा तो क्या ले सकता हूं बताओ। देखो यहां भी, अब चलो तुमने बात छेड़ ही दी तो आज, अब उसको पूरा ही करके आएंगे। हमने लिखा बैंकिंग, ठीक है। पूरी विश्व में सबसे पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ वेनिस, कहां का था, इटली का। कब बना था, 1157। भारत का पहला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ध्यान से सुनना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना था, किस कंपनी का था, अलेक्जेंडर कंपनी का था।
ध्यान रखेंगे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है। कब बना था? 1770 में। और कहाँ था? अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा था। किस पद्धति पर आधारित था? यूरोपियन पद्धति पर आधारित। कहाँ था ये बैंक? कलकत्ता में बना था। बताओ किसी को आपत्ति? यहां तक क्लियर है? दोबारा से इतनी बार बार समझा रहा हूं, इसके बाद भी अगर ना होगा तो क्या कर सकते हो तुम लोग? नौकरी नहीं कर पाओगे, फिर ध्यान रखना है ना, या नौकरी का पेपर नहीं निकाल पाओगे, 45 नंबर भी नहीं बनने वाले फिर। अच्छा, बैंकिंग क्या है? तो देखो थोड़ा सा और समझो, बैंकिंग होती क्या है। बैंक क्या है? अभी कल भी लिखा हमने, जमा और ऋण। जमा और ऋण करने का काम कौन करता है? बैंक करता है। बैंक के कितने तरीके थे? दो, एक संगठित और दूसरा असंगठित। संगठित बैंक कौन से होते? लाख, आरबीआई। और असंगठित बैंक कौन होएगा? साहूकार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। असंगठित बैंक कौन सा होता था? साहूकार हो गया, जमींदार हो गया, वो असंगठित बैंकिंग में है। और संगठित में कौन है? आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, जो भी तुम्हारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है वो कैसे हैं? ठीक, अब आ जाओ। 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने। नंबर 1 1806, 1840, 1843। तो यहां 1843 में बैंक ऑफ, और 1843 में बैंक ऑफ। इन तीनों को मिलाओगे कब? पूरी तारीख लिख दूं तो क्या नाम मिलेगा? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी 1921 को। अच्छा, 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को नाम क्या मिल गया? क्या नाम मिला? क्या क्लियर है यहां तक? ठीक है, ध्यान से सुन लेना। 1 जुलाई 1955 को अब इसका नाम क्या बन गया? एसबीआई बन गया। इतनी बात सही है। अब 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बना तो 1959 में इसके जितने भी रियासत बैंक थे वो क्या हो गए? इसके सहयोगी बैंक बन गए। रियासत बैंक कैसे बने? बताओ किसी को दिक्कत? रियासत बैंक कैसे बैंक बन गए? सहयोगी बैंक। कब बने? 1959 में। अब इसके बाद 1961 कौन से 2 बैंक? बीकानेर और जो एसबीआई के जो सहयोगी बैंक थे उनका विलय कहां हो गया? एसबीआई में। अभी सहयोगी थे ना, अब विलय हो गया। अभी साथ दे रहे थे, अब 61 से क्या हो गया? उसके अंदर ही विलय हो गए। 61 और 61 के बाद क्या लिखूंगा? 2008। 2008 के बाद 2000। शाबाश, कितना बढ़िया ऐसे एकदम, है ना? बस देखते रहो। अब 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र किस में विलय हो गया? एसबीआई में। और उसके बाद बैंक ऑफ इंदौर का विलय कहां हो गया? एसबीआई। अब 2017 में 1 अप्रैल किसका? 5 शेष बैंक जो बचे थे रियासत वाले, उनका विलय प्लस महिला बैंक का विलय कहां हुआ? महिला बैंक का विलय कहां हो गया? तो महिला बैंक का गठन कब हुआ था? सब याद होना चाहिए, है ना? बस अब बताओ, एसबीआई का इतिहास तुम पढ़ के आ गए, टोटल बैंकिंग आपने पढ़ ली। क्यों भैया, क्या था? 1959। अब किसी को आफत? बताओ, आगे चलूं? तो देखो अगला 1865 में कौन सा बैंक बना? कौन सा बैंक बना? इलाहाबाद बैंक। यहां मैं पूछूं तो इलाहाबाद बैंक का विलय अब कौन से बैंक में भी हुआ है? शाबाश, इंडिया बैंक में या इंडियन बैंक में? 1865 में। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, 1865 में इलाहाबाद बैंक था, ये भारत का पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले कैसे थे? प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मतलब हिंदी में रियासत बैंक। 1806, 1840, 1843। 1865 में भारत का पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक बना था। अब आगे सुने, भारत का जो अभी था 1770 वाला बैंक, क्या नाम था उसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस बैंक में पूंजी किस देश की थी? पूंजी किसकी थी? विदेश की थी, है ना, या विदेशी लोगों की थी। और संचालन भी कौन करते थे? संचालन कौन कर रहा था?
संचालन भी कौन कर रहा था? विदेशी लोग, या पूंजी भी कैसी थी? विदेशी थी, और संचालन भी कौन कर रहे थे? विदेशी लोग कर रहे थे। भारत का पहला ऐसा बैंक बताया कि जिसमें पूंजी भारत के लोगों की लगी हुई हो। पूर्णतः हो गया वो तो। अवध कमर्शियल बैंक कब बनेगा? 1881। क्या नाम है इस बैंक का? अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक में पूंजी किसकी है? पूंजी किसकी है? पूंजी विदेशी। और संचालन कौन कर रहा है? बस बताओ जल्दी से, संचालन कौन कर रहा था? यूरोप कह लो या भारतीय कह लो, सॉरी उल्टा करवा रहे हो तुम, जो भी है पीछे, कोई कैंडिडेट गलत बोल गया। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन समझ में आया? भारत का पहला गैर कृषि कौन है? पूंजी विदेशी किस में है? संचालन भी कौन कर रहा है? पूर्णतः इसका मतलब अभी अंग्रेजी ही है। पहली बार किसी बैंक में भारतीयों का पैसा लगा, उसका नाम क्या है? अब पूर्णतः है, देखो अभी पूर्णतः नहीं हुआ, अभी केवल पैसा लगा, लेकिन संचालन अभी नहीं हो रहा। तो संचालन कौन से बैंक से होगा? कब बनेगा? क्या नाम है? किसके प्रयासों से? लाला लाजपत। इतनी बात समझ में आ रही? लाला लाजपत राय के प्रयासों से पीएनबी बैंक बना। कब बना? 1800। तो पूंजी किसकी है? पूंजी किसकी थी? और संचालन कौन कर रहा था? तो दोनों ही भारतीय। तो पहला पूर्णतः भारतीय बैंक कौन बना? कौन बना? पीएनबी। पीएनबी बैंक में अभी 2020 में किसका विलय हुआ था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। करंट से भी जोड़ते रहो हाथ के हाथ। बताओ किसी को दिक्कत? बैंकिंग सिस्टम समझ में आ गया यहां तक? बैंकिंग का प्रोसीजर के बैंक कब कब बने हैं। अच्छा, और चीजें याद करनी हो तो देखो, आरआरडीबी रीजनल रूरल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक कब बने? 1975। इतना याद रख लेना। यहां सुने, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? ये कौन सा राष्ट्रीयकरण हो रहा? आरबीआई का। ठीक है। उसके बाद 1969 कितने बैंकों का? 14 बैंकों का विलय हुआ है यहां। ठीक है, कितने बैंकों का विलय? अच्छा, 1980 में 6 बड़े बैंकों का। 2017 में एसबीआई में कितने विलय हो रहा? महिला बैंक और 5 शेष सहयोगी बैंक। बताओ किसी को आपत्ति? अब आ जाओ 2020, कितने बैंकों का विलय? 10 बैंकों का विलय। कोई आपत्ति? सही है, यहां तक तो सही है ना? आरबीआई समझ रखा है ना? या किसी को आरबीआई भी करना है? क्यों भाई, बोलो। अब पता है एक कमी तुम्हें बता दूं, देखो क्यों नहीं पूरी होगी, मैं यहां समझा रहा हूं, पीछे वाली पूरी लाइन आराम से बैठ के अपने काम में लगी हुई है। ये है समस्या। छोड़ो अब। इसके बाद अगला टॉपिक क्या था वो यहां पे देख सकते हैं हम। अगला टॉपिक हमने बैंकिंग पढ़ लिया। यहां तक देखो, मैं लास्ट 15 या 13 मिनट में मैंने 1 2 3 4 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए, ये वाला। और मैं चलो अब आरबीआई। आरबीआई के लिए अभी अमन से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी समिति थी। ठीक है, 1926 में राजशाही आयोग बना था, याद है? राजशाही आयोग का अध्यक्ष कौन था? यंग हिल्टन। इसी को बोलते थे हिल्टन समिति। ठीक है, इन्होंने ही एक समिति को दोबारा से बनाया जिसका नाम था 1930 केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। ठीक है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। इन्होंने ही एक एक्ट बनाया जिसका नाम था 1934 आरबीआई एक्ट। और आरबीआई एक्ट बना था 1934 में, तो इसीलिए 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था। बताओ आरबीआई का गठन कब हो रहा है? 1935 में हुआ था। राजशाही आयोग 1926 में बना, यंग हिल्टन इसके अध्यक्ष थे वहां के। 1923 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बनी। 30 में केंद्रीय बैंक जांच समिति। क्यों? क्योंकि 1934 तक, जब तक आरबीआई एक्ट नहीं आया, जब तक केंद्रीय बैंक का काम आपका एसबीआई भारत में कर रहा था। इसका मतलब आरबीआई के केंद्रीय बैंक बनने से पहले कौन सा बैंक आपके भारत का सरकार का बैंक होता था? तो उसका नाम है एसबीआई नाम बनेगा। एसबीआई ना बनके तो तुम्हारा बैंक का नाम बनेगा इंपीरियल बैंक। क्यों? क्योंकि एसबीआई नाम कब मिला है? याद रख लोगे? अब बताओ कितना वीआईपी क्वेश्चन बनने आप देखो हैं।
कितना बढ़िया बन जा रहा। तो 1934 के बाद आपका आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगा। केंद्रीय बैंक का मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। 1935 में आपका आरबीआई बना और 1948 तक इस बैंक ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया था। आरबीआई जब बना था तो 5 करोड़ की पूंजी थी। कैसी पूंजी थी? निजी पूंजी थी। क्लियर है? समझ में आ रही है? 5 करोड़ की पूंजी थी, बट कैसी पूंजी थी? निजी पूंजी थी, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष की पूंजी उसमें लगी हुई होगी या 2-4 लोगों की व्यक्ति की पूंजी उसमें लगी हुई होगी। 1948 आरबीआई जब बना था तो इसके अंतर्गत कितने देश थे? इंडिया, पाकिस्तान और म्यांमार या बर्मा। क्यों? क्योंकि 1935 के एक्ट से ही बर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ था। तो ध्यान रखेंगे दोनों होके 3 कंट्री आरबीआई के अंतर्गत थे। या आरबीआई कितने देशों के लिए काम करता था जब गठन के समय पे? तो 3 कंट्री के लिए काम करता था। इतनी बात क्लियर हो गई आरबीआई के। अब यहां से बात समझ में आ गई या नहीं? मौद्रिक नीति कौन बनाता है और राजकोषीय नीति कौन बनाता है? अब यहां से समझ लेना और बिल्कुल बारीक बार बार पढ़ रहे हो। आरबीआई अगर मौद्रिक नीति का मतलब क्या? आरबीआई अगर एसबीआई को लोन दे रहा है या बैंकों के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड करा रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो क्या है? अब आ जाओ बताओ इसके बाद मैं क्या कर सकूं? आरबीआई, एसबीआई एंड देन कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि आज की क्लास घूम फिर के यहीं आके घूमनी है। आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया, लोन दिया, क्या बोलोगे? ज्यादा दिन के लिए देगा, थोड़े दिन के लिए? अब इसके बाद में अगर किसी को ना समझ में आए तो भाई साहब ऐसा करना, मैंने जरा मारना पीटना छोड़ रखा, मेरी मम्मी ने भी मना। ध्यान से समझना जो मैं अब बोलने जा रहा हूं वो क्यों, क्योंकि अगले प्रश्न में बस इतना सा वर्ड बदलूंगा और अगले की परिभाषा बन गई। यहां क्या लिखा? आरआर कितने दिनों के लिए वो ना, ठीक है ना? मैं यहां लिख दूं आरआर 28 डेज, सही है। आरआर को दूसरा क्या बोलते? बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क या पॉलिसी रेट किसे बोलते हो? बताओ किसी को आफत। जब तुमने पढ़ रखा है तभी तो आरआर बता भी पा रहे हो। और ये क्यों खड़े होकर नहीं बता पाते? क्यों? क्योंकि पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, मेरे दिमाग से पढ़ा, खुद से नहीं पढ़ा। अभी घर पे जाके जरूरत नहीं समझ रहे अभी तुम। अब आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया था, क्या परसेंट पे दिया था? सब पता तुम्हें तो एसबीआई इसको कितने परसेंट पे दे ले? थोड़ा ज्यादा पे ही देगा। एक एवरेज वैल्यू ले ली हमने। तो जब कंज्यूमर के पास पैसा आ गया, हम गरीबों के पास पैसा आ गया, तुम्हारे पास पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो चीजें खरीदोगे या ना? मांग बढ़ेगी या ना? मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? सीधे रोजगार ना हो के महंगाई बढ़ेगी या ना? महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई बढ़ने पे क्या होगा? निवेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाभ हो रहा है। लाभ होगा तो निवेश होगा। बस इतनी बात बता दो, यहां तक समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब यहां सुन लेंगे। क्या मैं अगला जादू यहीं छोटा छोटा सा कर लूं? आरआर क्या है? एक अल्पकालीन ऋण है। अगर आरबीआई या कोई भी बैंक, या मैं कहूं तो आरबीआई एसबीआई को एक दीर्घकालिक लोन दे, दीर्घकालिक 1 साल से ज्यादा का, उसको बैंक रेट बोलते हैं। बस समझ में आ गई? तो आज का पहला टॉपिक जो आज की क्लास चलेगी वो चलेगी बैंक रेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि एनडीटीएल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो बीआरआर के 2 रेट पढ़ के फिर कर देंगे। एसबीआई आरबीआई को लोन प्रोवाइड करा रहा है तो उसको क्या बोलोगे? ट्रिपल आर को क्या बोलते हैं? धन की पार्किंग। अब तक 8वीं 9वीं बार ये शब्द हमारी क्लास में चल रहा होगा। इसके बाद भी अगर किसी से ना आए तो समझ चुके होंगे। एसबीआई आरबीआई को लोन प्रोवाइड करवा रहा है तो किस लिए, किस चीज पे प्रोवाइड करवा रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर। यहां लिखना था मुझे आरआर में, ये है ना, यहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आज इसका बड़ा रोल होने वाला है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेकंड टर्म आज की क्लास की मेन टर्म होगी ये, और दूसरी टर्म होगी इसके विपरीत वाली। एक था अल्पकालीन और एक होगा दीर्घकालीन। बताओ क्लियर हो रही है बात मैं जो बोल रहा हूं? ट्रिपल आर में क्या हो रहा है वो भी तुम्हें पता है। ट्रिपल आर क्या है कि अब देखो एसबीआई के पास से धन गया या पीएनबी के पास से धन गया, तो धन यहां से चला गया तो ये इनको भी तो नहीं देगा, कंज्यूमर को नहीं देगा। तुम लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो इसका मतलब मार्केट में पैसा नहीं है। नहीं है तो चीज खरीद पाओगे क्या? जब तुम्हारी जेब में पैसा तो खरीदोगे क्या?
कुछ भी नहीं। ना खरीदोगे तो क्या होगा? हानि होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो क्या होगा? जीवन स्तर कम होगा, सुधार नहीं होगा उसमें। बताओ हाँ या ना? तो बस इन्हीं माध्यम से क्या कर रहा है आरबीआई? अपनी मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही? और इस आरबीआई को चलाने के, संचालन करने के लिए या एसबीआई को पैसा देने के लिए या किसी भी माध्यम से मार्केट में पैसा देने के लिए अगर सरकार नीतियां बनाए अपनी मुद्रा की संचालन के लिए, तो उस संचालन के नियम को फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा सरकार ने अपने राजकोष से दिया है। हाँ या ना? चलें आगे। ठीक, इतनी बात समझ में सबको आ गई थी? ये पिछली क्लासें थी पिछले। अब मौद्रिक नीति में हमने दो तरीके से पढ़ रखा था। क्या था? रिपीट वाइज से बार बार करना पड़ रहा है। बताओ तुम, पहला क्या था? मात्रात्मक तरीके, और दूसरा गुणात्मक तरीके। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले क्या रेट थी? बैंक दर। उसके बाद क्या था? एलएएफ। एलएएफ के कितने भेद थे? दो। मैं भेद बोलता हूं, देखो हिंदी का टीचर हूं ना, घूम फिर गए। एलएएफ, आरआर और ट्रिपल आर है, एलएएफ के थे। इसके बाद आपने पढ़ा एमएसएफ। ये आज पढ़ोगे एमएसएफ। एमएसएफ की फुल फॉर्म कोई बताएगा? ठीक, जो भी तुमने बोल लिया मैं समझ गया बस है। इसके बाद है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। आज पढ़ोगे एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था बीआरआर। बताओ, बीआरआर में आपने पढ़ा सीआरआर और तीसरा पढ़ा एसएलआर। किसी को दिक्कत? आज इसका मतलब आप ये दो चीज 3, 4, 5, तो अब आप ये क्लास पढ़ोगे आज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब 3 क्लास पढ़नी है तो ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलता जा रहा। मैं शॉर्ट में इसको यहीं समझा रहा एक बार कहानी के रूप में कैसे हो रहा है। बैंक दर क्या था? आरबीआई एसबीआई को अब तक लोन प्रोवाइड करा रहा था 28 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको क्या बोल रहे थे? ये क्यों कर रहा है? शॉर्ट टर्म का लोन देने से मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म का लोन देने से मतलब है आपने जल्दी उधार दिया और जल्दी उसने मार्केट में डाल दिया। तो मार्केट में डाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि मौद्रिक नीति को घटाने या बढ़ाने के लिए हम आरआर दे रहे थे। ठीक है, अब हमारा मौद्रिक नीति से कोई मतलब नहीं है। हमने आरबीआई ने एसबीआई को पैसा देना, लेकिन दीर्घकालिक। अब दीर्घकालिक पैसा क्यों देते हो? जब दोस्त की मदद करनी हो लंबे समय के लिए। बात समझ में आ रही? यहां तो ये नहीं है ना वापसी लेंगे। क्यों? क्योंकि आरआर में हम क्या कर रहे थे? लोन किस पे दे रहे थे? प्रतिभूति पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। इस एसबीआई को कुछ ना कुछ उसके पास रखना पड़ता था, और सिक्योरिटी ले लोगे, वापसी जब लोगे तभी तो रेपो रेट को पूरी फुल फॉर्म बोल रहे थे, REP और O, रीपर्चेज ऑप्शन। बताओ, सबको याद है? रीपर्चेज ऑप्शन, दोबारा खरीदने का ऑप्शन। और क्या दोबारा खरीदने का? तो प्रतिभूति दोबारा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोबारा खरीदने का ऑप्शन। आज की पूरी क्लास इस शब्द पे ही है। कल की क्लास थी एनडीटीएल पे, आज की पूरी क्लास इस पे है। तो दीर्घकालिक लोन जो देगा उस लोन को बोलेंगे बैंक रेट। समझ में आ गई? और यो बताओ, दीर्घकालिक जब किसी को लोन दिया जाता है तो वो कम दरों पे दिया जाएगा या ज्यादा दरों पे? बस, तो तुम कितने समझदार हो गए देखो। अब हो गए? सही है, चलूं आगे। तो एक क्लास समझ में आ गई, पहली फुल फॉर्म। दूसरी ओपन मार्केट ऑपरेशन, या भी चलो पहले बीआरआर पे आ जाऊं। बीआरआर के 2 टॉपिक आपने पढ़े कल तक। बीआरआर की फुल फॉर्म बोलो आदेश भाई। अब वेरिएबल है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। रेशियो माने क्या होता? रिजर्व माने क्या हो? कोष। ठीक है, और वेरिएबल माने परिवर्तन वाला। परिवर्तन कोष अनुपात क्या था? वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ऐसी दर बैंक, यहां पे हम क्या ले लें? बैंक। कोई भी बैंक जब कुछ हिस्सा जो भी उसका, क्योंकि कोष लिखा ना, कोष मतलब क्या हो? सारा धन। अच्छा ऐसे समझो यार, अभी लेते हैं। देखो मेरी जेब में कुछ पैसे निकलेंगे जरूर, इसको एक बार और समझते हैं। कितने हैं ये? 100 मांग के 200 खर्च कर रहे हैं लोग। देखो
मेरी जेब में टोटल इस बैंक के पास आज 800 रुपए हैं, सही है भैया? ठीक, अबे वो ब्याज व्याज मत लगाओ, अभी मजे में समझ लो बस। अब टोटल पैसे, ये जो अमन है ना, अमन वाला बैंक, कितने पैसे इसके पास? 800 रुपए। इसने कुछ पैसा, कुछ कुल कोष का आरबीआई को दे दिया, ठीक है? आरबीआई को दे दिया। कुछ पैसा इसने किसको दे दिया? एसबीआई को ना देके, या कहूं तो अपने पास रख लिया। एसबीआई बैंक है ना, तो या मैं कहूं अपने पास रख लिया। बताओ, ठीक है? इतनी आफत आ रही, ये रख दिया 100 का नोट उधर। कितने बचे टोटल? सही है, 600 800 का कुछ हिस्सा इसको दिया, कुछ हिस्सा इसको दिया, तो जो हिस्सा आरबीआई को दिया उसको क्या बोलोगे? रिजर्व करा है ना। और कुछ हिस्सा जो अपने पास रख लिया 100 रुपए के बाद में काम आएंगे शाम को, उसको क्या बोलोगे? SLR। बात समझ में आ रही? ठीक है, बस वापसी। चलो, आरबीआई जब अपने पास, या कहूं तो आरबीआई को रेट दे रहा है, तो वो क्या था? CRR। और अपने पास रख रहा था, तो अब मुझे ये बताओ कौन सी रेट ज्यादा होनी चाहिए? अपने पास ज्यादा रखे या आरबीआई को ज्यादा देवे? आरबीआई के पास है, अपने पास ज्यादा रखोगे? पक्का? देख लो। बहुत सही है। आरबीआई के पास जो रखा जाता है वो है 3%, और अपने पास रखा जाता है 18%। बहुत गजब का। तुम्हारा आंसर समझ में इसका मतलब आने लगा। मतलब क्या है यार, हम दूसरे के पास ज्यादा क्यों रखें? अपने पास रखेंगे ना। इतनी बात समझ में रही? अब अपने पास ज्यादा रख रहे हैं तो 18% रख रहे हैं, मतलब 18% रख के हमने क्या फायदा कर लेंगे? क्यों? क्योंकि अपने पास पैसा तो कभी भी उठा के उसका यूज कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। और आरबीआई के पास जाएंगे तो 1-2 दिन लगेंगे। ऐसे समझो बेसिक के रूप में। किसी भी व्यक्ति के पास अगर हम जाएंगे, अगर हमने माताजी या पिताजी को या बहन को पैसे दिए हैं, तो कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। और अपनी जेब में पैसे रखे तो भाई कहीं भी निकाल के खर्च कर लो, हाँ या ना? लेकिन वो ऐसे होने चाहिए कि गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में या किसी भी सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं ना। वो यूं थोड़ी कि जब भी निकाल के खर्च कर लो, ऐसा थोड़ी है, नहीं है ना? तो उस पैसे में और सुरक्षित रखने के पैसे में क्या मतलब रह गया? बात समझ रहे हो? कि जब एक पैसा हम ये SLR सुरक्षित रख रहे हैं, क्यों? ठीक है ना? सुरक्षित रख रहे हैं, तो सुरक्षित रखने का मतलब क्या है कि जब कभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस सुरक्षित पैसे को तब निकालेंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये दोनों ही कितने समय के लिए होते हैं? 15 दिनों के लिए, या लगभग 1 या 2 दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि VRR की जो रेट है वो डेली चेंज होती रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इसलिए इसको BRR बोला जाएगा, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। इतनी बात समझ में आ रही थी? बताओ यहां तक, ठीक है? NDTL तुमने समझ लिया ना? एक बार और पूछ रहा हूं, इसके बाद मैं फिर अपना लिखाना चालू करूंगा और वहां से अपना काम करूंगा। ये लिख दिया मैंने बैंक, और ये लिख दिया जमा। बैंक ऐसे ही तो काम करता है, और दूसरा क्या करता है? ऋण देने का। इतनी बात ठीक है? आप बैंक में जमा करते हुए किस अकाउंट के माध्यम से? और दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों ही किसके माध्यम है? सेविंग अकाउंट के माध्यम से भी आप अपनी डिमांड के आधार पर पैसा निकालते हो, और करंट अकाउंट के भी। तो इसको क्या बोलोगे? डिमांड लायबिलिटी। ठीक है, क्यों? अब लायबिलिटी क्या था कि बैंक ने या बैंक के पास आप जो जमा करते हो, वो जो जमा धन है वो कभी तो उसको वापसी करना पड़ेगा, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देयता। ठीक है, या मेरे घर के भाषा में उसको बोलते हैं चढ़ाऊ। चढ़ाऊ आ गए तुम पे पैसे, हाँ या ना? बोला करते हैं, क्यों? ठीक है, चढ़ाऊ। देयता मतलब क्या है इसका? लायबिलिटी। इतनी बात बताओ। और जब ऋण देगा तो क्या बोलोगे? एसेट। क्यों? क्योंकि किसी न किसी एसेट पे, एसेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? संपत्ति पर ही तो आपको लोन मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई।
अब सेविंग अकाउंट का डीटी और ये चीज समझ में आ गई। दूसरा एक क्या था, एफडी और आरडी के माध्यम से आप पैसा इकट्ठा करोगे बैंक में। यही लाइन कल भी कलचन बोल रही थी। एफडी और आरडी को क्या बोल रहे थे? टाइम लायबिलिटी। ठीक है, आगे सुने 1 और 2। अब जो बाकी का शेष है वो क्या कहलाएगा? ओडीटीएल। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, डीएल डीटी प्लस टीएल प्लस ओडीटीएल क्या बनेगा? जीडीटीएल। ठीक है, आज बहुत कम कम समझा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पहले पिछली क्लास में हम ले चुके हैं। जीडीटीएल। अब जीडीटीएल ये हो गया। एसबीआई का चेक था, पीएनबी ने भुना दिया, उसको क्या बोलोगे? क्या बोल रहे हैं? आईबीएल। तो जीडीटीएल में से अगर आईबीएल घटा दूं तो क्या मिल जाएगा? इतनी बात सबको समझ में आती है ना? कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफी बार। ठीक है, बस तो आज की क्लास पढ़ें। बनाओ हेडिंग आज CRR। आपका आज का हेडिंग है CRR। बनाए। कैश रिजर्व रेशियो। कैश का मतलब नकद, रिजर्व का मतलब आरक्षित, और रेशियो का मतलब अनुपात। देखो तीन ही तो वर्ड्स हैं हमारे पास। क्यों भैया? नकद, आरक्षित, अनुपात। नकद मतलब पैसा जो है एक अनुपात में आरक्षित रखना, यही तो बताओगे। परिभाषा में है क्या सीआरआर की? कि एक अनुपात का, ठीक है, मतलब अनुपात किसका बनता? किसी रकम का। अरे परसेंटेज भी होता तो 100 पे लेते हो कि 100% का 10%, ऐसी अनुपात में ही तो बना वो कि किसी अनुपात का, तो किसी बड़ी रकम का छोटे अनुपात में आरक्षित रखना, और वो भी कैसे रूप में? नकद के रूप में। तो नकद का आरक्षित अनुपात बन जाएगा। लिखो परिभाषा। और पैसा ये बताना ये किसका रखोगे? अनुपात रखोगे। टोटल जो तुम पे आया उसका ही तो रखोगे ना, ये आईबीएल का थोड़ा ही रख लोगे। बोलो। अरे इतनी अब मैं बातें बोल के आएंगे, आप तुम्हें अगर समझ में ना आए तो बेवकूफी हो। एनडीएटीएल क्या है? टोटल जमा है ना, ये डीटीटीएल और सॉरी जीडीटीएल बता रहा हूं। चलो अब हाँ, आईबीएल अब मुझे बर्ड नहीं करना। एनडीटीएल क्या है? जीटीटीएल माइनस आईबीएल। सही है ना? मतलब अब हमारे पास शुद्ध पैसा जो बचा हुआ है उसका एक अनुपात। चलो लिखो। अपनी सभी जमाओं का, मुझे भी लिखनी पड़ेगी परिभाषा। अपनी सभी जमाओं, जमा मतलब अब एनडीटीएल लिख दूं, जो कुल हम पे रकम बची है शुद्ध। अपनी सभी जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंक, ये वर्ड्स बहुत परेशान कर रहे हैं अभी हैं। वाणिज्यिक बैंक, अभी आप एसबीआई और पीएनबी समझ के चलना। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जमा करता है या जमा करना होता है। CRR कहलाता है। ठीक है, CRR कहलाता है। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, क्या आरबीआई इस CRR पे एसबीआई को लोन प्रोवाइड करा, वो सॉरी ब्याज देगा? देखो एक बार सुने ध्यान से। आरबीआई मैंने ये लिखा, एसबीआई मैंने ये लिखा, एसबीआई
कि कुल संपत्ति या एक दिन की कमाई 1000 रुपए है, जो शुद्ध उसके पास बचा 1000 रुपए का 4% कितना बना? 40 रुपए। 40 रुपए अगर आरबीआई के पास रख दिया तो क्या आरबीआई इसको लोन लोन कह रहा हूं बार बार, ब्याज प्रोवाइड कराएगा? नहीं ना। क्यों कर रहा है एसबीआई को, क्यों करना पड़ रहा है इसके पास? अपनी सिक्योरिटी के लिए। समझ में आ रही ना? ठीक है, तो लिखो जल्दी से अगली बात। इस पर अगली लाइन से, इस पर आरबीआई ब्याज नहीं देता। ट्रिपल आर पे तो देता था, सीआरआर पे नहीं देता। समझ में आ गई अब बात? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? आरबीआई किस रेट पर ब्याज देता है? तो किस पर देता था? ट्रिपल आर पे देता था और सीआरआर पर नहीं देता। अब सीआरआर से क्यों कर रहे हैं हम? कारण क्या है? लिखो कारण। सबसे पहला कारण है, इससे होगा क्या? मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण। बताओ, मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण होगा या नहीं? क्यों? अब कैसे होगा देखो, अभी बताऊंगा। एक वर्ड लिखा आपने, नंबर 2, बैंकों को डूबने से बचाने के लिए बैंकों को डूबने से बचाने के लिए। अच्छा, इससे अब देखो ये चीज क्या आएगी? प्रभाव। प्रभाव मतलब एक बार को आप सीआरआर को बढ़ा के देख लो और एक बार आप सीआरआर को घटा करके देख लो, पता चल जाएगा। क्यों भैया? अब सीआरआर बढ़ाने का मतलब और घटाने का मतलब क्या है? तो सीआरआर की पहले आप एवरेज वैल्यू देखो। हमने अभी एवरेज वैल्यू कितनी लिखी? एवरेज वैल्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है? वही चीज है, घूम फिर गए वही चीज है। बट आरआर 15 दिनों के लिए था या 28 दिनों के लिए है, और यहां पे क्या है? एक छोटे अनुपात का कुल एनडीटीएल का, ठीक है? एनडीटीएल का हिस्सा लग रहा है। रेपो रेट में ऐसा नहीं है, या ट्रिपल रेपो रेट में ऐसा नहीं है, ट्रिपल आर में ऐसा नहीं है। वहां पे सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है, यहां नहीं है। यहां ब्याज, उधर ब्याज मिलता था, इधर ब्याज नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब देखो सीआरआर को बढ़ा दोगे। सीआरआर को बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब देखो सीआरआर का पहले यहां देख लो एक बार, दोबारा से समझ में तभी आएगा। सीआरआर है क्या? आरबीआई के पास एसबीआई का टोटल अमाउंट का एक दिन में जो उसके पास 1000 रुपए बचे थे, उसका 4% मतलब 40 रुपए आज की डेट में एवरेज वैल्यू उसकी हुई। ऐसे समझना, डाटा पे डिजिट पे अच्छे से समझ में आएगा। अगर से एसबीआई जो है इस 40 की जगह पे 1000 रुपए का 100 रुपए रखने लगे तो एसबीआई के पास पैसा कम बचेगा, नहीं बचेगा? कब बचेगा? कम बचेगा। जब एसबीआई के पास कम बचेगा तो कंज्यूमर को कम देगा या नहीं देगा? अब घूम फिर पे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है कि सीआरआर को बढ़ाने से मुद्रा की मात्रा मार्केट में कम होगी या ज्यादा? अभी वो बता दो बस। कम होगी है। मार्केट का मतलब यहां पे मैं क्या लिख दूं? इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा कम या ज्यादा? तो मुद्रा जब आपके पास कम होगी तो ये बताओ, ऋण आपको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा। और जब आपको ऋण मिलेगा, कम मिलेगा, तो मांग कम होगी या ज्यादा होगी? मांग कम होगी। मांग कम होगी तो यहां पे लाभ होगा या हानि? या कहूं तो मुद्रास्फीति। हालांकि दोबारा से बढ़ गया, मुद्रा तो कम है, मुद्रा कम है तो ऋण कम मिला, और मांग कम है तो निवेश में कमी आएगी या वृद्धि होगी? निवेश कम तो रोजगार कम या ज्यादा? रोजगार कम, और रोजगार कम तो जीवन स्तर, ठीक है? इतनी बात समझ में आ जा रही है? अब आगे समझे।
सेम एज इट इज अब CRR को उल्टा कर दो, मतलब अब CRR की रेट अगर 4% आज चल रही है, इसको 1% पे ले आओ, तो RBI के पास ऑब्वियसली, सॉरी SBI के पास पैसा ज्यादा हो गया। 1000 रुपए की जगह पे जो भी 40 जमा कर रहा था वो 10 रुपए करे, तो 900 रुपए तो SBI के पास बचे, वो तुमको लोन ज्यादा प्रोवाइड कराएगा। लोन ज्यादा प्रोवाइड कराएगा तो तुम्हारे पास पैसा आएगा या नहीं? तो इसका मतलब आप उल्टा कर दोगे। बताओ, लिख लो अब इसको, अब तो खुद कर लोगे। तो होमवर्क के रूप में तुम खुद से करोगे, और होमवर्क तुम में से कोई पूरा करता ही नहीं है। 1 घंटे की क्लास को तुम 2 घंटे का बना रहे हो डेली, और अब तक 66 रुपए की बिजली तुम पे खर्च हो गई। बोले, शॉर्ट फॉर्म इसकी हो रही है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रटवा के लिखवाऊं या समझा के? तो संज्ञा की परिभाषा बताओ। चल खड़ा हो आदेश। हाँ, संज्ञा किन 3 चीजों पर डिपेंड करती है? किसी व्यक्ति, वस्तु और, बस यही चाहिए, बैठ जा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति और वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या उसका नाम कहते हैं। ऐसे ही SLR, ध्यान से सुनना। अब हो गया? पहले बताओ। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 की धारा 24 के अकॉर्डिंग, क्या बोला मैंने? बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, क्योंकि बैंकिंग अधिनियम या तो 1934 या रेगुलेटिंग एक्ट 1949, 2 ही तो एक्ट है RBI के पास। क्यों? ठीक है। उसकी धारा 24 के अनुसार जो बैंक अपने पास रखेगा ना, क्यों? अपने पास क्या रखेगा? कुल जमा कोष का। ठीक है। कौन सा बैंक होगा? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अपने कोष का, कोष क्या बचा? NDTL। ठीक है। अपने कोष का, ध्यान से सुनते रहना, अपने कोष का कुछ हिस्सा कैश, ध्यान से सुनना, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखता है, SLR कहलाता है। कल तक पढ़ी थी SLR अपने पास रख रहा है। SLR अब किस फॉर्म में रख रहा है? 3 फॉर्म में, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्लियर हो रही है? क्या आगे चलूं इससे? बोलो, चला जाए? सारथी, रथ आगे लिया जाए। अब रथ आगे लेने की बात तो यह है, मुझे ये बताओ, बैंक को इन 3 चीजों में से किसको अपने पास रखने से सबसे ज्यादा लाभ होगा? कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी? पक्का? आओ तुम्हें गलत साबित करें मार साहब। कैश वाले कौन है? हाथ खड़ा करें। अब तो तीसरा ऑप्शन बचा, उसे भी कह दो। क्यों? अजीम कुछ कहना चाह रहा है, बोल। गोल्ड बता दिया? पक्का? आ जाओ। और कैश वाले कोई हैं? सबसे ज्यादा लिक्विड तो कैश था। फिर कोई कैश वाला है? अब ना है, अपने आप बता दें। देखो इधर, कैश क्यों नहीं रखते? आ जाओ, इस चीज को समझे। 2022 में 100 रुपए आपके पास थे कैश के रूप में, आपको 2 किलो सेब मिल गए, 50 रुपए किलो चल रहे थे। अब ठीक है ना, या उस समय चलो 5 किलो मिल गए, क्योंकि मुझे पता कुछ मुजोरी करने लगेंगे। अब 2024 में अब आपको 100 रुपए के कितने सेब मिल रहे? 1 किलो ही मिल जा रहे। तो 100 रुपए, अब ध्यान से सुनो,
जब 2022 में आपके पास 100 रुपए थे, कैश वैल्यू थी, कितने सेब मिल गए थे एक धड़ी? 5 किलो। 5 किलो सेब मिल गए थे, और आज कितने मिल रहे? तो तुम्हारे 100 के नोट की वैल्यू गिरी या ना गिरी? तो वैल्यू गिर गई, तो कैश की वैल्यू तो खत्म हो रही। तो मैं मतलब बैंक आपके पास अब कैश रखे या कैसी फॉर्म में रखे, कैश तो रखना फिर बेकार है। क्यों? क्योंकि कैश की वैल्यू तो गिर जाती है। कल कुछ और थी, आज कुछ और है, कल के दिन कुछ और हो गई। हाँ या ना? सही है। तो कैश रखना तो बेकार है। अगली बात, गोल्ड। गोल्ड के दो कंडीशन बनी, या तो रेट बढ़ जाए या रेट बढ़ जाए। मोस्टली गोल्ड की रेट बढ़ती है, पक्का है ना? ठीक है। तो इस कंडीशन में तो फायदा है, लेकिन अगर गलती से ये घट जाए तो बैंक नुकसान, रिस्क ले क्यों? मतलब इसका मतलब है इस कंडीशन में तो बैंक रिस्क ले रहा, और बैंक रिस्क पे थोड़ी चलना है। यहां पे माउंटेन ड्यू थोड़ी चल रही सलमान खान और ऋतिक रोशन की, डर के आगे जीत है। बताओ भैया, नहीं है ना? बैंक रिस्क थोड़ी ले लेगा, और वो भी हजारों करोड़ का, और हजारों करोड़ ना लेके मैं कहूं 140 करोड़ लोगों के धन का। बोलो, नहीं है तो गलत है। अब आ जाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या थी? वह एसेट है, सबको पता है ना, वो एसेट जिस पे कभी भी लोन प्रोवाइड हो जाए। हाँ या ना? और लोन प्रोवाइड होने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आज इसकी वैल्यू अगर सरकार ने 10 रुपए तय करी थी, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, तो कल के दिन भी इसकी वैल्यू 10 रुपए ही होगी या ना होगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रेट थोड़ी गिरी, उसने तो 10 रुपए तय करी थी। ना समझ में आई? आओ दूसरा तरीका खेलेंगे हम, बहुत तरीके हैं हमारे पास। देखो ऐसे, ये अगले टॉपिक में काम आएगी जो अब बोल रहा हूं, देखना। और यही चीज है आपकी ओपन मार्केट। अगला टॉपिक भी समझ जाओगे अब यहां से। आरबीआई, एसबीआई, घूम फिर के गेम हम यही खेल रहे हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देख लेना, अब मैं एसबीआई काट दे रहा हूं और मैं यहां लिख दे रहा हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगला टॉपिक भी समझ रहे हो, इस बात से ध्यान रखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो दो टॉपिक तुम्हारे एक साथ क्लियर होंगे। आरबीआई बैंक है अपने आप, और उसने क्या करा, खुले बाजार में, मार्केट में, खुला बाजार समझ रहे हो ना, हम तुम क्या है, खुला बाजार है। हमारे पास पैसा है तो चीज खरीद लेंगे, नहीं है तो नहीं खरीद पाएंगे। क्लियर हो रहा है? ओपन मार्केट, आपके पास पैसा है, कुछ ही खरीद लाओ, ठीक, नहीं है मत खरीद के लाओ, घर चुप वापसी आ जाओ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। आरबीआई ने कोई ए पर्सन है, ठीक है भैया, उस ए पर्सन को क्या करा, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक हो गया। कोई ए पर्सन है, उस बंदे के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में आज कोई एक वस्तु ले लें, ठीक है, तुम्हें ऐसे समझ में आएगा। उस वस्तु की वैल्यू 2000 रुपए है, ठीक है। आज उस वस्तु की वैल्यू कितनी है? 2000। अब ये वस्तु आरबीआई को परचेज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आज ए व्यक्ति के पास है, इसका मतलब मार्केट में है, ये वस्तु मार्केट में है, तो लोग, इस व्यक्ति के पास है तो वो चीजें खरीद सकता है, इसका मतलब मुद्रा की तरलता है। वेट, ए व्यक्ति के पास जब पैसा है तो वो कुछ भी खरीद सकता है या नहीं? इसका मतलब मार्केट में पैसा है या नहीं है, तो कुछ भी खरीद सकता है। अब आरबीआई को मार्केट में से पैसा कम करना है तो इसको खरीद लेवे, तो इसको लालच देना पड़ेगा या नहीं? तो 2000 की वस्तु अगर मैं या आरबीआई 2500 रुपए में खरीद ले तो ये बेच देगा, हाँ या ना? 500 रुपए का लाभ हो रहा। तो अब इस 2000 रुपए की वस्तु को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई ने 2500 में खरीद लिया, लेकिन आरबीआई ने मुद्रा की तरलता कम कर दी या ना? बताओ, मार्केट से पैसा निकाल लिया या नहीं? हाँ या ना? निकाल लिया। तो इसे ही तो बोल रहे हैं ओपन मार्केट, मार्केट से चीजें खरीदना, ठीक है। अब इससे क्या करा, मार्केट से पैसे को कम कर दिया उसने, अब ज्यादा करना, आ जाओ। अब आरबीआई के पास कोई वस्तु है, या कहूं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब आरबीआई कैसे बेचेगा? हे भैया, ये वस्तु 500 रुपए की है हमारे पास,
आपको खरीदनी है, खरीदें। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए खरीद लो, 1 साल के लिए खरीद लो। आप 500 की खरीदोगे और 5 साल बाद मैं इसे 1000 की खरीद लूंगा। कैसी लगी बात? आरबीआई क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास, मेरे पास आज 500 रुपए की कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोई भी बैंक के कागज हैं, कुछ भी है, वो आज मेरी 500 रुपए की है, लेकिन आज आप उसको खरीद लो। मार्केट में कह रहा कोई भी खरीद लो, ठीक है, उसको कोई भी परचेज कर लो, और मैं 5 साल बाद या 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1000 रुपए हो जाएगी, तो उसको फायदा हो या नहीं हो रहा, जो उसको परचेज करेगा 500 रुपए का। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसके माध्यम से आरबीआई ने क्या करा? मार्केट में पैसा डाल दिया। तो मार्केट में पैसा डाल दिया, मुद्रा की तरलता यहां पे कम करी थी, और यहां पे क्या कर दी? मुद्रा क्या कर दी? ज्यादा कर दी। तो मौद्रिक नीति यही तो करता है। बताओ समझ में आ रही? अब तक आरबीआई एसबीआई को करता था या किसी कमर्शियल बैंक को करता था तो उसको आरआर और ट्रिपल आर बोलते थे। अब सीधे मार्केट में कर रहा है तो इसे बोलते ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीधे बाजार की क्रियाएं। कैसा लगा टॉपिक? और टॉपिक भी समझ में आ गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू तो कभी कम नहीं हुई ना। उसकी वैल्यू तो अगर 500 रुपए कभी तय करी थी तो 500 से बढ़ सकती है या घट सकती है, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू उतनी ही रहनी है। बात समझ में आ गई? पिछला टॉपिक क्लियर करूं अब? ठीक है, लिखें फिर। बनाए टॉपिक। ये लिख लिया था? कुछ भी ना कराना अभी? लिखोगे ऐसे ही लिख लो। नाम तो मैं लिखवाऊं, रुक जाओ। पहले परिभाषा लिखी इसकी, लिखो। फिर एसएलआर की परिभाषा लिखो। एसएलआर बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 24। किसी को याद रहे तो ठीक, ना भी रहे तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। कि धारा 24 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अगला टॉपिक यही होगा फिर। कभी बहुत वर्ड बार आ गया है, लेकिन अभी मैं तुमसे बार बार बोलता, सिर्फ बैंक याद रखे हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपनी संपूर्ण जमा ब्रैकेट में एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा नकद कैश सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इतनी बात समझ में आ रही? और स्वर्ण गोल्ड के रूप में रिजर्व रखना होता है, के रूप में रिजर्व रखना होता है।
क्लियर है इतना? मतलब एस आरबीआई के पास तो कैश ही रख रहा है, अपने पास क्या है, 3 फॉर्म में रखता है, ठीक है। अब वो उसकी मर्जी है, कोई भी बैंक जरूरी नहीं है कि गोल्ड में ही रखे, कोई भी बैंक जरूरी है नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखे, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज मच बेटर अदर देन 2। इन दोनों के अलावा जो है वो अच्छी रहेगी, उसके लिए बेनिफिट रहेगी, बैंक डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई? तो लिखें अब, इस तरीके से बनाना चाहो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब वहां से बना लेना, घर पे करना अपना ये काम। अब मैं जो बना रहा हूं वो देख लेना एक बार। बताओ पहले परिभाषा और रटने की अब जरूरत पड़ेगी, पहले ये बताओ यार। सिर्फ जैसे संज्ञा में पढ़ के आ रहा हूं ना कि संज्ञा क्या है, कि 3 वस्तुओं का नाम है, साफ व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ऐसी एसएलआर एक नकद अनुपात है, वो भी किस तरीके के, या तो गोल्ड में हो या कैश में हो या क्या हो, और एक रेशियो किसका है, टोटल एनडीटीएल का। अब एनडीटीएल आप अपने से जानते हो कि एनडीटीएल का 3 फॉर्म में जमा होना, और वो भी कितने % के रूप में, मैक्सिमम 18% के रूप में, वही आपका एसएलआर है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। करंट रेट बोलता हूं हर बार, एवरेज रेट बोलता हूं। आज 18% है, कल के दिन 18 नहीं होगी, 19 भी हो सकती है, परसों 20 थी। बात समझ लेना, मैं एक एवरेज वैल्यू बोलता हूं। चले आगे लिखें, नोट लिखें। बैंक सबसे ज्यादा, ये प्रश्न के रूप में बनेगा ना, बैंक सबसे ज्यादा सरकारी प्रतिभूति के रूप में, सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास एसएलआर रखता है। तो देखो मैंने इसके लिए यहां पे लिख दे रहा 2022 100 रुपए, ठीक है, 5 केजी सेब। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो थोड़ा लिख लेंगे, 2024 100 रुपए और कितने किलो सेब, 1 किलो सेब। तो वैल्यू गिरी या ना, तो कैश की वैल्यू कम हो गई। समझ में आ गया? इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस तरीके से एरो लगा लेना। अच्छा गोल्ड में, तो गोल्ड में 2 कीमत बनाएंगे कि गोल्ड की जब वैल्यू बनेगी तब तो बेनिफिट है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू अगर गिर गई तो वहां पे रिस्क है, मतलब नुकसान हो सकता है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो हम कंडीशन ऐसी बनाए क्यों? जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होगा, तो यहां से दोबारा से सुन लें, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देखो एक बार और देख लो, तीसरा वर्ड्स में ही पता चल जाएगा। ये मैंने लिख दिया आरबीआई, और ये मैंने आपको लिख दिया एसबीआई। और एसबीआई, जब आरबीआई एसबीआई को लोन दे रहा था, ठीक है, आरआर जिसको बोल रहे थे, तो वो किसके बदले दे रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। बताओ हाँ या ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। तो इसके बदले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले इसको रीपर्चेज करने का ऑप्शन था। क्यों रीपर्चेज करने का ऑप्शन था या नहीं था? रेपो रेट का मतलब ही क्या है, REP और O, रीपर्चेज ऑप्शन। और रीपर्चेज ऑप्शन कैसे, उसके बाद भी क्या हो रहा है, ब्याज मिल रहा, कितने % का, मतलब एक तो पैसा हम रख रहे हैं, ठीक है, और उस पर भी हमें ब्याज मिल गया। तो बताओ कौन सा बेनिफिट है, और ब्याज तो फिर हमेशा मिलेगा। तो यहां पे तो हम रिस्क ले रहे थे ना, गोल्ड में तो रिस्क मिल गया था, एक कंडीशन में, एक ही कंडीशन में फायदा था, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने में तो हमेशा ब्याज मिलेगा, और ब्याज भी वो भी कम से कम 3 से 4% का। 1000 करोड़ आप रख रहे हो, तो अगर 4% का ब्याज मिले तो 40 लाख रुपए का तो ब्याज मिल गया। बोलो हाँ या ना, मजेदार रहेगा, ठीक है, लिखो फिर। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक लाइन लिख दो, ब्याज मिलेगा और बैंक को फायदा होगा। ब्याज मिलेगा और बैंक को फायदा होगा।
तो यही बात मैं नोट में लिखा दूं क्या? दोबारा नोट लिखो। SLR पर SLR पर या से सरकार को अप्रत्यक्ष ऋण मिलता है। अप्रत्यक्ष ऋण मिलता है। ठीक है, लिखो इसको। अब यहां पे दो चीजें इसकी रह गई, अभी भी क्या रह गया? SLR बढ़ने और घटने से क्या बेनिफिट होगा? हर बार यही देखते रहे ना, RR को बढ़ाने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, RRR को बढ़ाने से क्या फायदा हुआ, CRR को बढ़ाने और घटाने से क्या हो रहा है। तो SLR को भी देखोगे, सेम बताओ। अब SLR क्या है? अपने ऊपर रख रहे हो पैसा, कितना रख रहे हो? 18%। अब अगर अपने ही पास दोबारा से 18 की जगह 25% रखो, क्या होगा बोलो? जब 25 रुपए रखने लगे 100 रुपए में से, अभी 18 रख रहे थे, तो दूसरे को तो कम दोगे। अब सही है, तुम्हें खुद समझ में आने लगी होंगी सारी चीजें। जिस कैंडिडेट ने अगर ये बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से बातें समझी होंगी, उसको बड़े आराम से सारी बात का मतलब समझ में आ रहा होगा। और मेरा इतना मानना जरूर है कि हाँ, जिस कैंडिडेट के पांचों पॉइंट समझ में आए, BRR, LAF, तो वो मैं कंफर्म कह के दे रहा हूं, कभी जीवन में मार नहीं खाने वाला इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का 50% हिस्सा आप खत्म करके चल दिए हो। 50% हिस्से में पता क्या आएगा? सिर्फ GDP, NDP और कुछ नहीं है ना। बाकी चीजें तो रटोगे कि कृषि कौन से विषय है, क्या है, वो है, बस, और कुछ भी नहीं था। आपकी इकोनॉमिक्स का 50% समझने वाला पार्ट अब आप कर चुके हो। ओपन मार्केट सिस्टम में क्या रखा था? सीधे अब तक RBI SBI को, बैंक को पैसे देता था, अब RBI कंज्यूमर को पैसे दे और ले रहा है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब बचा MSF। एक लाइन में समझाऊं? पहले बताओ, यहां तक कर लिया? MSF। अब RBI ने एक सिस्टम और कर रखा, इसको एक लाइन में समझो। पहले रोकना, हाथ लिखो, बंद करो उसको। MSF की फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल और है स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब यहां से सुन लेना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF को सिर्फ एक लाइन में आप याद रखें कि यदि कोई भी कभी कोई भी बैंक लाइक SBI या PNB अगर बहुत बुरी कंडीशन में फंस जाए, उसको ऐसा पैसा चाहिए कि किसी बड़े व्यापारी को लोन उठाना पड़े। बड़े व्यापारी को मतलब कि उसको सीधे 100 करोड़ का लोन देना पड़े या कुछ और करना पड़े, बड़ा पैसा एकदम से नीड चाहिए, तो वो क्या करेगा? एक रात के लिए उससे पैसा उठाएगा। किससे? RBI से। ठीक है? या PNB किसी मुसीबत में फंस जाए तो बड़ा लोन उठाएगा, एकदम से अत्यंत जरूरी, अति इमरजेंसी का जिसे बोले हैं, 108 आने की कंडीशन। बात समझ में आ रही? ऐसे यहां पे है कि PNB या कोई भी अन्य कमर्शियल बैंक अगर RBI से बिल्कुल इमरजेंसी में एक रात के लिए या एक दिन के लिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोन उठाता है, उसको MSF बोलते हैं। हो गया काम? बताओ, पांचवा काम भी समझ में आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया। RBI सीधे गवर्नमेंट से ना, अब तुमसे व्यापार कर रहा है। आए थे RBI वाले परसों, ठीक है? वो तुम्हें ही तो जागरूक करने आए थे। उन्होंने एक वर्ड बोला था, कोलेट्रल। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी, तो जल्दी से लिख लो। डिफरेंस बिटवीन CRR and SLR. Difference between CRR, SLR. मतलब आप अंतर समझिए। क्या हुआ?
इसमें भी समझाना पड़ेगा कि क्या है हिंदी में। फिर ये तो बचपन से हमारे 11वीं की कक्षा के मास्टर बता रहे थे हमें, है ना। देखो सिर्फ एक अंतर तो तुम खुद से भी लिख सकते, सीआरआर किसके पास है? आरबीआई के पास होता है। दूसरा, सीआरआर हमेशा कम होता है किससे? एसएलआर से। कैसे? तो देखो एसएलआर किसके पास होता है? अपने पास। और रेट हमेशा किससे होती है? ज्यादा होती है किससे? सीआरआर से। दो फर्क पड़ गए, बताओ हाँ या ना। अच्छा, यहां सीआरआर कैश होता है, क्यों? ये 4% जो है ये कैश वैल्यू है, और यहां पे जो वैल्यू है ये 18%, ये किस फॉर्म में है? तो 3 फॉर्म में रख सकते हो, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बनाओ जरा इतनी सी बात, अब कर लोगे डिफरेंस? क्यों भैया? मैं इतना जरूर कह के दे रहा हूं, जो पहली और दूसरे दिन समझ रहे हैं, जिनको पिछली क्लासों का नहीं पता, तो उनके ऊपर से श्री शांत का बाउंस हो रहा है। वो हाँ तो बड़े मुस्कुरा के कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है आज मैंने कितने घंटे खराब कर लिए तुम्हारे? 1 घंटा 43 मिनट। अब इतना समझाने के बाद भी क्यों? क्योंकि बेटे दूसरा दिन है आज हिंदी की क्लास खत्म करते करते, ये भी ध्यान रख लेना। 2 दिन हिंदी का बलिदान हो गया, बेचारी भेंट चढ़ गई वो इस एसएलआर के चक्कर में। करूं? अब कल को फिर पूछूंगा मैं क्लास में आके, फिर तुम ऐसे ही बोलना हमें तो याद ही नहीं है, और कल हम आए नहीं थे। है फरीन? ऐसे ही करोगे? संजना को पीछे नींद आने लगी, सलोनी अंगतपुर, सॉरी। ठीक, और पता है मुझे ये टॉपिक में या कहूं तो यार ईमानदारी बता रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद मुझे एक ऐसा विषय पढ़ाने का मौका मिला कि हाँ बाकायदे एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, बड़ा मजा आता है ऐसे सब्जेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि आप करो या ना करो यकीन, मुझे नहीं पता तुमने कितने पेज भरे होंगे, कल रात पूरे ये जितने भी अब तक की क्लास है मैं सिर्फ एक खड़े पेज पे लिख लिया, एक खड़े पेज पे। इसका मतलब क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। देखें, आंख लिखें, प्रभाव एसएलआर बढ़ने पर और एसएलआर घटने पर। ठीक है, बनाओ तुम अब खुद से। एसएलआर कितनी थी भैया? 18%। ठीक है, बढ़ने पर एक एवरेज मान के चल लो 30% कर लो, और घटने पे कर लो चलो 5%। ठीक है, क्या होगा? एसएलआर बढ़ा दोगे तो बैंक के पास अपना धन तो कम बचेगा, नहीं बचेगा? कम बचेगा तो तुम्हें ऋण देगा या ना देगा? ऋण भी तो कम देगा। क्यों? कैसे हो गया? एसएलआर बढ़ाया, बढ़ाने का, हाँ बोलो, रुक रुक रुक, सबर रख। टोटल पैसा कितना? अब तो सबको पता। अभी तो 100 रखे थे ना, अब ये 200 उठा के रख दिए, ये तो छूंगा ही नहीं ना मैं, ये 500 बचे, तो खर्च करने वाले तो मेरे पास 500 ही बचे। अब है भैया, वो तो कैश रिजर्व रखा गया ना, रिजर्व रखने का फिर मतलब ही क्या है ये बोलो? कल तक आप केवल 18% की वैल्यू ऐसे समझे कि 100 रुपए रख रहे थे कैश उधर, अब आप 30% रख रहे हो तो 300 रख दिए अब आपने, तो आपके पास खर्च करने के लिए जेब में कितने बचे? 500। बस समझ में आ गई बात? ये 800 रुपए कूदे फिर रहे। ये बात सही कह रहा है यार। अब ऋण कम मिला ना मिला? जब बैंक के पास खुद के पास पैसा कम है, वो तो तुम्हें लोन भी तो कम देगा, और लोन कम देगा तो बस अगली लाइन में सिर्फ इतनी लिख दे रहा, मांग भी कम उठेगी, और अब अपने आप लिखते रहना। और एसएलआर अगर मैंने लिख दिया, अभी एक एवरेज वैल्यू 5% है, नहीं जरूरी नहीं है ये एक तो एक तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है?
कभी कल के दिन को तुम मुझे बोलने लगो भैया 18% या 30% या 5% ये वैल्यू क्या है ना? तो एक तुम्हें समझाने की वैल्यू है और कुछ है नहीं। तो अब बैंक के पास ज्यादा है, क्यों भाई? अब 100 रुपए जमा करने थे, 5 ही रुपए करे, तो अब तो कितने बचे उसके पास? 795। तो तुझे भी तो लोन ज्यादा देगा वो। तो बैंक के पास तो ऋण ज्यादा, और ऋण ज्यादा का मतलब मांग ज्यादा। बस आगे को तुम समझदार हो। कल से पढ़े फिर बैंक रेट, या आज ही पढ़ो? आज ही, क्योंकि अब देखो 10 मिनट की क्लास तो वैसी बची हिंदी की। यार बड़ी मुश्किलों में तो मैं वो वाले शब्द रट के लाया था, अगस्त शब्द। ठीक, मैं परिभाषा लिखा दूंगा, चलो फिर भी। लिखो एक लाइन और, अगला हेडिंग बनाए। समझदार हो ना तुम लोग? अरे यार यही साल है, मेहनत कर देगा, फिर कौन कर रहा मेहनत? बुढ़ापे में भी मेहनत करोगे क्या? बैंक रेट लिखो जल्दी, परिभाषा लिखवा रहा हूं और वो भी समझा दूंगा, कोई आफत नहीं आएगी। बैंक रेट लिखो, वह ब्याज दर, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को, अन्य बैंक कौन से हैं ये? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। रिपीट, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। बैंक रेट कहलाती है। साइड में लेफ्ट हैंड ऐसे करके बना लेना, पता चल जाएगा आरआर क्या कह रही है, बैंक रेट क्या कह रही है। शुभरावत पक्का? ठीक। आदेश पाल जी पक्का? दूर तक दूरदृष्टि हो गई है मैं। ठीक, अगला बनाए ना बनाए? 10 मिनट की क्लास लगती है यार, है? हटो यहां से, बोलो जल्दी। अजीम ने कह दी तो कह दी। अजीम मैं तुझसे पूछ रहा हूं, करूं आगे पढ़ा लूं? 10 मिनट में करवा दूंगा, क्योंकि यार अगला टॉपिक फिर ये है, इसी से रिलेटेड है, तो वरना मुझे फिर कल की पिछली क्लास ऐसी लेनी पड़ेगी, तो टाइम वेस्ट होता है ना? सही रहेगा। तुम लोग घर से पढ़ के आया करो यार। हेडिंग बनाओ, सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल भूख प्यास तो मुझे भी लग रही होगी यार। स्टैंडिंग, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बस सिर्फ फर्क इतना है, मेरी भूख या मेरी प्यास मेरी नौकरी वाली प्यास से बड़ी है। अब ये तुम जानो। हो गया? बोलो। ठीक है,
ठीक है, करें। अब मैं समझा तो चुका हूं, एक रात के लिए ऋण, जैसे तुम दोस्त से बोलो ओ भैया दे दे यार 500 रुपये दे दे, कल को दे दूंगा। या पेट्रोल पंप पे फोन करके पूछो यार 100 रुपये दे दे, पेट्रोल खत्म हो गया। यही तो फोन कर रहे हो। देखो मैं बताता हूँ, 100 रुपये दे देगा मतलब क्या है। ऑनलाइन पेमेंट करवाने के लिए अभी एक नया दोस्तों में उधार लेने का बड़ा प्रचलन चला है। यार पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया है, 500 रुपये पेटीएम कर दे, है ना। और बाद में पता चला वो पेटीएम कहीं और हुए हैं शाम के लिए या चकना लेने के लिए हैं। चलें चलें, सीमांत स्थायी सुविधा दर लिखेंगे, वह ब्याज दर, वह ब्याज दर, वह ब्याज दर जिस पर या जिसके आधार पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में ऋण प्रदान करता है, आपातकालीन स्थिति में ऋण प्रदान करता है, एमएसएफ कहलाता है। पहली बात। अगली बात, एमएसएफ योजना की शुरुआत 2011-12 में आरबीआई द्वारा। अगला क्वेश्चन, शुरुआत 2011-12 आरबीआई। अच्छा एमएसएफ दे रहा है, इतनी इमरजेंसी में दे रहा है, तो ये बताओ, एक बात सुनो भैया, यहां आरबीआई बैंक को लोन दे रहा था, दो तरीके से दे रहा। एक दे रहा शॉर्ट टर्म, अल्पकाल, यहां देखो, एक दिया उसने अल्पकाल के लिए है, तो उसको बोल दिया था आपने आरआर, कितनी परसेंट थी, 4%। ठीक है, अभी आरबीआई लोन दे रहा है देखो बैंकों को, और आरबीआई ने अगर दीर्घकाल के लिए लोन दिया तो आपने क्या पढ़ा उसको, बैंक रेट, बैंक दर। बताओ यहां तक दो बात समझ में आ गई। नंबर एक, फर्स्ट दिन के आपने पढ़ा था आरआर, शॉर्ट टर्म के लिए था मैक्सिमम 28 डेज, दीर्घकालिक है कितना भी लंबा समय हो सकता है। इसके बाद एक बिल्कुल इमरजेंसी में दे दिया, तो मुझे ये बताओ कि यहां पे रेट कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। इमरजेंसी में तो ब्याज ज्यादा लिया जा, तो किससे ज्यादा लूं, आरआर से। तो हमेशा आपातकालीन स्थिति का या कहूं तो एमएसएफ जो है वो आरआर से 1% ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर रेपो रेट 4% चल रही है तो एमएसएफ कितना हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो लिखें आगे, लिखो। अब आपातकालीन स्थिति में दे रहे हैं तो कुछ तो गिरवी रखूंगा ना मैं, आरबीआई मतलब, और कुछ गिरवी रखेगा तो गिरवी रखने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लिखो फिर, लिखो रेपो रेट से, रेपो रेट से 1% अधिक, रेपो रेट से 1% अधिक की दर पर, अधिक की दर पर सरकारी प्रतिभूतियों, ना लिखा जा रहा तो अंग्रेजी में लिख दियो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर, गिरवी रखकर आरबीआई से उधार लेते हैं, आरबीआई से उधार लेते हैं। अब ये बताओ, जब हमें इमरजेंसी चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम कितना ले सकते हैं और आरबीआई कितने तक दे सकता है, ये भी तो होना चाहिए।
क्योंकि एसबीआई की वैल्यू है 1000 करोड़ और किसी अन्य बैंक की वैल्यू है 100 करोड़, तो उसकी औकात के हिसाब से दिया जाएगा। हालांकि मुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तो होनी चाहिए ना। लेकिन अगर जिसकी लिमिट, अगर पुल कमांड ही 100 करोड़ रुपए की है, नेटवर्थ उसकी 100 करोड़ रुपए की है, और वो मांग ले आरबीआई से 500 करोड़ का, तो आरबीआई बाबला बैठा गया? बताओ, आरबीआई पागल थोड़ी ना है कि 500 करोड़ का लोन प्रोवाइड करा देगा 100 करोड़ के बैंक को। बता रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लिखें अब क्या है अगली बात। एमएसएफ के तहत, एमएसएफ के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के 1% तक आरबीआई से उधार ले सकता है। आरबीआई से उधार ले सकता है। मतलब समझ में आया कि अगर किसी बैंक की वैल्यू 100 करोड़ थी तो केवल उसका 1% अर्थात 10 करोड़ का इमरजेंसी लोन ले सकता है। अब समझ में आ गई? ठीक है यहां तक। अगला और लिखें या कल करें? कल ही करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगला हेडिंग बनाए, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं। अभी और इसमें बहुत सारी चीजें हैं अजीम, इसके लिए तो देख इतना सारा हो जाएगा। एक टॉपिक देखने में ही ऐसा लगेगा यहाँ पे